दावा किया गया कि मुस्लिम जो वोट हैं वो 20 रूपी नोट की तरह तुष्टीकरण करने वाले पक्ष के खाते में वोट के तौर पर चुनाव के समय ट्रांसफर हो जाते, और जो हिंदू धर्म के वोटर रहे वो अलग अलग सिक्कों और नोटों के हिसाब से अलग अलग जातियों के रूप में अलग अलग पार्टियों के पास पहुंचे। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदली और हिंदू धर्म के जो वोट रहे वो 50 रुपए के नोट के बराबर समझ लीजिए कि बीजेपी के खाते में जाते रहे, उनके वोट के तौर पर ट्रांसफर होते रहे। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है ये उसी नोट को अलग अलग रूप में अलग अलग पार्टियों के खाते में वोटों के रूप में ट्रांसफर करने की एक कोशिश है। विपक्ष की तरफ से नारा ये लगने लगा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन कांशीराम के दिए नारे को बदलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं और उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं, जिसमें प्रमुख ये है कि अगर हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी भागीदारी सबसे अधिक, तो क्या सारी सहूलियतें सारी फायदे उन्हें ही पहुंच जाने चाहिए, या फिर ये कि जो सबसे ज्यादा जिन्हें आवश्यकता है इस समय वो गरीब हैं और उनका ख्याल रखने की जरूरत है। 80 से 90 के दशक के बीच दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते कांशीराम ने कई नारे दिए। जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। तीसरा नारा अब याद करना आपको जरूरी है, जिसमें कहा गया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो दौर कांग्रेस के राज का था। वो कांग्रेस जो 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर काका कालेलकर की रिपोर्ट कभी लागू नहीं कर पाई। वो कांग्रेस जो 1980 में जमा हुई मंडल आयोग की रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की सरकार तक कुछ नहीं करती। वो कांग्रेस जो 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू होते वक्त विरोध करती है। वो कांग्रेस जो 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कराते वक्त ओबीसी के लिए अलग आरक्षण पर हामी नहीं भरती। वो कांग्रेस जो 2011 में जाति जनगणना की मांग होने पर संसद में कहती है कि जाति का प्रावधान लाने से प्रक्रिया जटिल हो सकती है। लेकिन अब कांग्रेस भी नारा लगाती है, कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नारा देने के पीछे वजह है सोमवार को बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होना, जिसमें बताया गया बिहार में ओबीसी की आबादी 63% है। मुझे ये पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। जिसको लेकर कांग्रेस पहले से अपना स्टैंड बदल कर राय रखने लगी। अब आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर जो कांग्रेस पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश की फाइल तक पर फैसले नहीं ले पाई, उसका हृदय परिवर्तन पिछड़े वर्ग के लिए अब क्यों हुआ? हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना। इस हृदय परिवर्तन की वजह है वोट पड़ने का तरीका। ग्राफिक्स से यह बात समझिए। बीजेपी को 2019 में सवर्ण हिंदू वोट का 60%, ओबीसी का 44%, आदिवासी का 46%, दलितों का 41% वोट मिला। ऐसे कुल हिंदू बहुसंख्यक वोट बीजेपी को 52% मिले, जो 2014 के मुकाबले 9% ज्यादा रहे। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि जाति के नाम पर बटे वोट को एकजुट करके हासिल करने वाली बीजेपी के किले में विपक्ष अब जाति जनगणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करके तोड़ना चाहती है। इसीलिए 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री स्पष्ट कर देते हैं कि वोट बांटने वाली सियासत वो चलने नहीं देंगे। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर
भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। नरेंद्र मोदी इतने पर नहीं रुकते, इसके आगे पूछते हैं कि अगर आबादी से हक तय कांग्रेस करना चाहती है तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू को हक दिलाने की बात क्या कांग्रेस करेगी? मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पिछड़ों की बात करके सत्ता में आगे आने की विपक्ष की इसी राजनीति के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान से तय हो गया कि जितना ओबीसी विपक्ष करेगा उतना हिंदू वोट एकजुट करने की रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। दावा है कि बीजेपी का मुख्य फोकस कांग्रेस की जितने आबादी उतना हक के नारे पर रहेगा। बीजेपी किसी कीमत पर जाति गणना के नाम पर हिंदू वोट नहीं बंटने देना चाहती। इसीलिए आने वाले समय में हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर सियासत बढ़ेगी। जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ मुद्दा आगे बढ़ेगा। उससे पहले देश भर के राम मंदिर में कार्यक्रम होंगे। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा तक फिर उछाला जा सकता है। विपक्ष कहता है कि पिछड़े ही देश की सबसे बड़ी आबादी है और आबादी के अनुरूप ही उन्हें सबसे अधिक अधिकार मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब ही देश की सबसे बड़ी आबादी है और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते रहेंगे। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? पिछड़ी वोटों पर सबसे अधिक जो अधिकार है वो किसका होता है, वो किस तरफ जाने वाले हैं, और क्या प्रधानमंत्री के गरीबों को लेकर दिए इस वक्तव्य का मतलब ये समझा जाए कि जिस तरीके से विपक्ष कोशिश कर रहा है कि पिछड़ों की बात करके वो हिंदुओं को जाति में बांटे, उसी के विरुद्ध गरीबों की बात करके उस बंटवारे को रोका जा सकता है? छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया, सबसे बड़ी आबादी गरीब की है। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। इस रैली के करीब 5 घंटे बाद तेलंगाना का निजामाबाद, प्रधानमंत्री फिर बोलते हैं सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो गरीब है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है, और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। विपक्ष जाति गणना के जरिए ओबीसी, एससी, एसटी, सवर्ण के साथ सैकड़ों जातियों के रूप में देखता है। तब प्रधानमंत्री कहते हैं अगर कोई जाति सबसे बड़ी है वो गरीब की है। हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो,
गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है। सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार से राहुल गांधी तक, लालू तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से लेकर बीजेपी के सहयोगी तक जाति गणना की बात कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जाति जनगणना जरूरी कहती हैं। बिहार के बाद कर्नाटक में जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की डिमांड होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस वादा कर रही कि सत्ता में लौटकर जाति गणना कराएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जाति सर्वे कराने की मांग शिवसेना बीजेपी सरकार से की। ये सारी कवायद इसलिए ताकि विपक्ष के मुताबिक आबादी जितना हक तभी मिलेगा जब आबादी का सही आंकड़ा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं जाति मत देखो, गरीबी ही सबसे बड़ी आबादी है और उस आबादी को सामाजिक न्याय दिलाने में प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो जुटे हुए हैं। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। प्रधानमंत्री जिस गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर सबसे बड़ी आबादी तक बताते हैं, उसका वोट भी बीजेपी हासिल करती आई है। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी के पास अपर मिडिल क्लास का 6% वोट बढ़ा, मिडिल क्लास का 6%, लोअर मिडिल क्लास का 5% वोट बीजेपी के लिए बढ़ा। लेकिन दावा है कि गरीबों का वोट 12% तक बढ़कर बीजेपी के खाते में आया।